जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि एचेंस। हमारे साथ हैं डॉक्टर पूजा भट्ट, जो हमारी प्रीटी मच रेजिडेंशियल एक्सपर्ट बन गई हैं अभी फॉर साउथ ईस्ट एशिया। प्लीज check out her profile. She's got a wonderful Twitter profile. Also, she's written a book, जो probably show में आपको दिखाएंगी एक बारी, so that you can also have a look and probably buy it. साउथ ईस्ट एशिया एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा जगह है जहां पर चाइना का ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, एंड देयर आर फ्यू डेवलपमेंट्स दैट हैव हैपेंड इन दैट रीजन जिसके ऊपर हमको थोड़ी नजर रखनी पड़ेगी। पहले इज द इंडोनेशिया का इलेक्शन, which is a big event क्योंकि इंडोनेशिया is one of the largest countries in that region। 17,000 islands है उनके पास। दूसरा है कि इकोनॉमिकली these regions are slowing down, ठीक है, एंड दैट हैज एन इम्पैक्ट। एंड ऑफ कोर्स चाइनीज बिलिजरेंस जो फिलीपींस के साथ हो रहा है, ताइवान के साथ हो रहा है, उस पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं देर आर रिपोर्ट्स अबाउट द आसियान ग्रुप विच इज देयर। नॉट रियली, पीपल आर नॉट वेरी हैप्पी विद ईच अदर वहां पर, जैसे होता है एक ग्रुपिंग के अंदर। तो क्या गेम होने वाली है? एंड ऑफ कोर्स वी विल ट्राई एंड पुट इन द भारत एंगल बिकॉज वी आर वर्किंग विद दीज कंट्रीज वेरी क्लोजली। वेपन सेल्स टू होल लॉट ऑफ थिंग्स। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फिलीपींस की तो पूरी टीम इस टाइम पे इंडिया में है जो वेपन्स को देख रही है। सो लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग इन द रीजन। नमस्कार, वेलकम टू द शो। Hi, Namaskar, and very happy to be back on the show and talking about South China Sea, East Asia, East and Southeast Asia. Always my favorite topic. Looking forward to be discussing these issues with you. Sure. Now, how do you see the elections? Of course, ये predicted result था इनका तो, because he was I think the hardliner of the hardliners in uh, he's being called the Modi ji of Indonesia for some reason. I read it somewhere कि ये भी वो एकदम राइट विंग टाइप जो वेस्टर्न एक नैरेटिव होता है ना कि ये तो राइट विंग वाले हैं, तो एक और मोदी आ गया करके। एंड आई रेड एन आर्टिकल, आई थिंक इट वाज इन द डिप्लोमैट और somewhere where this comparison was made. Secondly, which is very funny, and you also see the Eastern media, which is Nikki Asia and all these guys trying to whitewash him and saying, नहीं 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 ये इतना hardline नहीं है, ये अच्छा आदमी है। So how do you see this election and इसका जो impact रहेगा region पे? Of course, मोदी साहब ने already congratulations बोला और उन्होंने भी immediately respond करा within minutes saying that strategic partnership है, उसको हमको आगे लेके जाना है। So your opinion and thoughts? Yes. We start with a very good topic. Indonesia just finished with their elections, and it was held on 14 फरवरी को हुए थे. So जो आपका क्वेश्चन है about the president that has come into the power. So पिछले दो जो presidential elections थे, वो उनके एक जो लीडर थे वो थोड़े से मॉडरेट लीडर थे, जो जोको विडोडो थे, जिन्होंने पिछले दो इलेक्शंस जीते थे। उनका जो मेन फोकस था वो ज़्यादा इकोनॉमिक्स की तरफ था, अपनी कंट्री के डेवलपमेंट की तरफ था। सो और उस बेसिस पे उनका काफ़ी फेवरिज्म भी था एक तरफ से, एक लार्ज सेक्ट का। बट एक तरफ से बहुत एक ह्यूज जनता ऐसी भी थी जिसको लगा था कि शायद जो विडोडो का जो फोकस है वो इकोनॉमिक्स की तरफ तो है, चाइना की तरफ तो है, बट इट इज़ ऑल्सो हार्मिंग देम इन टर्म्स ऑफ देयर सोवरेनिटी। उनकी जो चाइना के साथ रिलेशंस है, इट्स नॉट हेल्पिंग देम इन टर्म्स ऑफ देयर सोवरेनिटी। इंडोनेशिया भी एक कंट्री है जिसका साउथ चाइना सी में काफ़ी हद तक क्लेम है, आपने भी बताया अराउंड जो उसके इंडोनेशिया के आइलैंड्स है साउथ चाइना सी में, और उसका खुद का ईजी है। तो उस टर्म से देखा जाए तो इंडोनेशिया जो थोड़ा सा आउटलायर हो गया था आसियान में, गिवन द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द रीजन। इंडोनेशिया का जो रोल था वो उतना प्रोमिनेंट नहीं था। उस वजह से काफ़ी अनहैप्पीनेस थी जोको विडोडो, जिनको जोकोवी भी बोला जाता है, उनके तरफ काफ़ी अनहैप्पीनेस थी लोगों की। सो जैसे आपने अभी और कंपैरिजन किया कि एकदम से उनके पास भी एक मोदी स्टाइल लीडर चाहिए। आई थिंक वो इमेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की बनी है कि एज अ स्ट्रॉन्ग लीडर जो फॉरेन पॉलिसी की तरफ काफ़ी डायरेक्शन चेंज करता है, जो इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को काफ़ी
शेप अप करता है। उस तरीके से काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमेज वाले लीडर्स इमर्ज हुए हैं। इंडोनेशिया में भी सिमिलरली जो प्रबोवो सुबियांतो आए हैं, जो अभी करंट प्रेसिडेंट बने हैं, उनकी भी वैसी इमेज है क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, बहुत मिलिट्री जनरल रह चुके हैं काफ़ी सालों से। तो उनका जो एक स्ट्रॉन्ग मैन इमेज था कि उनको पता है कंट्री की सिक्योरिटी कैसे देखनी है, डिफेंस कैसे देखनी है, ये और वो काफ़ी काफ़ी फेमस है एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के लिए। तो उस टाइप का जो एक लीडरशिप उनका करिश्मा था, वो काफ़ी इमर्ज हुआ, उसको काफ़ी उन्होंने इनकैश किया था। एट दिस उससे एक सरप्राइज़िंगली एक बहुत अच्छी चीज़ जो हुई है, उनको यंगस्टर्स का बहुत सपोर्ट मिला है। देखा जाए तो वो सब वन ऑफ द ओल्डेस्ट लीडर्स थे जो कम्पीट कर रहे थे, पर उनको सपोर्ट करने से ओल्डर जनता ही नहीं थी, ओल्डर उनकी डेमोग्राफी, ओल्डर पॉपुलेशन नहीं थी, उनको जो नया जनरेशन है, अ लार्ज सेक्शन ऑफ दैट पॉपुलेशन उन्होंने काफ़ी वोट किया है उनको, तो उसका काफ़ी सपोर्ट मिला है। इससे फ़ायदा उनको ये हुआ है कि जो नई जनता है उनकी जो करंट यंग जनता है उसका जो सोच है, उनकी सोच है ज़्यादा चाइना के तरफ प्रोटेक्शन के लिए, अपनी कंट्री की सोवरेनिटी के लिए। तो इस टाइप के जो फोकस एरियाज़ है उसकी तरफ से उनको सुबियांतो को बहुत सपोर्ट मिला। as but at the same time over the time उन्होंने अपनी इमेज प्रबोवो सुबियांतो ने अपनी इमेज भी इम्प्रूव की है। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्डलाइनर नहीं दिखा रहे। इस एंटायर इलेक्शन प्रोसेस में उन्होंने जो अपनी इमेज प्रोजेक्ट की है, वो एक सॉफ्टर इमेज प्रोजेक्ट की है। वो उन्होंने एक डिक्टेटर टाइप की इमेज प्रोजेक्ट नहीं की है। आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि वो अपने आप को एक मिलिट्री लीडर या डिफेंस मिनिस्टर वाली इमेज से निकाल के एक नेशनल लीडर वाली इमेज देना चाहते हैं, पॉलिटिशियन, एक्चुअल पॉलिटिशियन, या पॉलिटिशियन की तरह। तो वो सब इश्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जानने के लिए। अब नाउ इसका फॉरेन पॉलिसी इम्पैक्ट क्या होगा? ना हमारी बात हो गई कि लीडर कैसे है वो। देखा जाए एक मिलिट्री लीडर अगर पॉलिटिशियन बनता है तो वो एक्सपेक्टेशन होगी वो हार्डलाइनर स्टेप लेगा एंड बहुत ड्रास्टिक चेंजेस करेगा। अ, जो कि चांसेस कम है। पिछले हुँ, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो थे, वो विडोडो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने काफ़ी बैलेंस्ड अप्रोच रखा था। नीदर यूएस नॉट चाइना, उसका इकोनॉमी पे फोकस था, चाइना के साथ काफ़ी ट्रेड था। नाउ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, अभी वो क्या करते हैं वो तो अभी आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। बट एक्सपेक्टेड ये है कि वो शायद चाइना की तरफ थोड़ा-सा हार्डलाइनर अप्रोच शायद ले, थोड़ा-सा कि इन टर्म्स ऑफ उनकी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ स्ट्रॉन्ग करे। जैसे विडोडो ने जो सिक्योरिटी पॉलिसी शुरू की थी अपनी कंट्री के फॉरेन पॉलिसी के साथ, वो उन्होंने अचीव नहीं की थी। जैसे ग्लोबल मैरीटाइम फल्क्रम उन्होंने शुरू किया था जीएमएफ करके। वो उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया था। आई थिंक इस टाइप की जो पॉलिसीज़ है, फॉरेन पॉलिसी जिसमें सिक्योरिटी बहुत अहम रखती है। आई हुँ। थिंक वो पॉलिसीज़ को वापस रिवाइव करेंगे। थोड़ा-सा चाइना की तरफ स्ट्रॉन्ग पोज़ीशंस लेंगे। तो इस टाइप के हम लोग आने वाले सालों में शायद ट्रेंड देख सकते हैं। इनका जो आई मीन सी इन इनका जो फ़ोकस एक मैं देख रहा था इनकी आई थिंक अ स्पीच और समथिंग लाइक दैट जिसके बारे में लिखा गया था वन ऑफ आई फॉरगेट द नेम ऑफ दिस न्यूज़पेपर, इंडोनेशियन न्यूज़पेपर है। उसके अंदर आई वाज़ जस्ट रीडिंग एन op-ed व्हिच एक्चुअली सेड कि इनकी फॉरेन पॉलिसी इज़ गोना बी अग्रेसिव टुवर्ड्स चाइना and more friendly towards the Indian subcontinent. He wants to obviously build up relations with India and very focused on this Aceh project. So Sabang हुँ, में Aceh region में Sabang का project है. And he is not a religious pacifist, if I may. ये काफ़ी हार्डलाइनर हैं, तो मतलब ही एक्सट्रीम में काफ़ी ये ही इज़ नॉट अ very soft guy to deal with in that aspect. Do you think any major sweeping changes because Indonesia में के अंदर एक एक्सट्रीमिज्म का प्रॉब्लम है इन स्पेशली इन दी साउथ ईस्टर्न आइलैंड्स उसके अंदर काफी है आचे एरिया के अंदर तो बहुत गड़बड़ हुई थी तो हाउ डू यू सी दैट सी गिवन एक मिलिट्री लीडर से एक्सपेक्ट किया जाता है जनरली दैट ही इज़ अवे फ्रॉम रिलीजियस इश्यूज़ फर्स्ट ऑफ ऑल, एक वो एंगल देखना इम्पोर्टेंट है। बट
So how he manages away from, in the end, a political leader has to manage those relations when it comes to religions within the country. On the other hand, military leader has to stay away from such events. तो अब एक मिलिट्री लीडर जो थे वो अब पॉलिटिकल लीडर बन गया। अब इन इन डेलिकेट इश्यूज को वो कैसे मैनेज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि आपने जैसे बोला अभी कि इंडोनेशिया में इट्स अ लार्जली मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री। अब ऐसी कंट्री में वो एक मिलिट्री लीडर बन के आते हैं जहाँ पे टेररिज्म का इशू बहुत है, आइडियोलॉजीज का इश्यूज बहुत है। तो उन सब के अगेंस्ट वो कितने स्ट्रॉन्ग खड़े होते हैं। अगर आप उसी रिलेशन में अगर आप देखेंगे, दुतर्ते जब आए थे फिलीपींस में, तो ही वाज वेरी मच अगेंस्ट, उन्होंने एकदम से इमीडिएटली क्रैक डाउन किया था जो उनकी जो मुस्लिम टेररिज्म ग्रुप्स थे। आते ही उन्होंने उनका मतलब इट वाज मोर लाइक अ मैसाकर दैट जो उन्होंने वहां पे शुरू कर दिया था। वो तो तो उस लेवल का क्या हम देखने वाले हैं, या वो अलग तरीके से मतलब पॉलिटिकली सब एक सॉफ्टवेयर इमेज के साथ वो उनके साथ नेगोशिएट करते हैं, या ये सब आने वाली चीज है। ये सब हमें देखना पड़ेगा कि वो एज ए लीडर अपने पॉलिसीज का एक्सेप्ट करते हैं। बिकॉज कई बार क्या होता है, पॉलिटिकल लीडर जो पावर में आता है वो बहुत प्रोमिसेस के साथ आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोमिसेस के साथ आता है। बट जैसे ही वो सीट पे आता है उसको रियलाइज होता है इतने स्ट्रॉन्ग अप्रोच के साथ वो रूल नहीं कर सकता। ये हमने रिसेंटली मालदीव्स में भी देखा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंडा के साथ पावर में तो आ जाते हैं, बट जब आप अप्रोच करने लगते हैं उस सब मतलब एजेंडा को, तो आपको रियलाइज होता है उसका बैकलैश बहुत ज्यादा है। सो आई थिंक ये सब चीजें उनके पावर में आने के बाद ही हमें समझेंगे। मैं आई वांटेड टू एक्चुअली स्ट्रेट जंप टू फिलीपींस, बट इसी रीजन में रहते हैं थोड़ा सा, बिकॉज एक आपको दो चीजें दिख रही हैं, वेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में रहते हैं थोड़ा सा। मलेशिया एंड Thailand both have kind of shown a very heavy decline economically. Uh, Malaysian ringgit and the Thailand baht has taken a big beat. I think Thailand ka rate of growth was what 1.9% or something like that. Terrible. Uh, I don't want to talk about the situation that is leading to that, but मेरे को ये पूछना है आपसे कि do you think this is connected with China in terms of the slowdown there, and what is the long term impact? ये countries को अकल आएगी कि uh, sorry for a crass question, but that's the most apt one. No, this is a very good question, but unfortunately the answers are not that simple. See, जब 1997 slowdown हुआ था, economic slowdown, जब हमारा East Asia was most affected, and similarly again 2007-8 में जब slowdown हुआ था, both these times were very opportune times when China was in its upward swing economically, Yeah, and yeah, when the US was receding in 1997 and 2007-8 from these countries. China was the first country to bring in its own investments and trade relations with these countries. So you have to understand that there has been over 2 decades of these intense webbing of economic relations between China हाँ, and Southeast Asian countries. In a way that Southeast Asia majorly depends upon China for the पूरा ही economic उनके ऊपर है, correct, correct. exactly. तो इतना कॉम्प्लेक्स वेबिंग से बाहर निकलना बहुत आसान नहीं है। अभी नाउ पिछले कुछ सालों में हमने देखा है, हमारे पिछले टॉक्स में भी ये बात हुई है दैट सारी की सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को रियलाइज हुआ है कि वो सिर्फ चाइना पे डिपेंड नहीं कर सकते अपने इकोनॉमिक सक्सेस के लिए, उनको अपने पार्टनर्स डाइवर्सिफाई करने पड़ेंगे। सो तो चाइना यूएस के अलावा भी उन्होंने बहुत सारे न्यू पार्टनर्स देखे हैं, यूरोपियन पार्टनर्स हो गया, इंडिया हो गया, अदर कंट्रीज आप देखेंगे तो काफी सारी न्यू कंट्री, इवन कई वियतनाम जैसी कंट्रीज ने क्यूबा के साथ भी रिलेशंस बनाए अपने Mhm. इकोनॉमिक रिलेशंस। सो इस टाइप का मतलब डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, तो चाइना के ऊपर अपना वो लोग डिपेंडेंस रिड्यूस कर रहे हैं। नुकसान तो उसका हो गई, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो उसका हो गई। आई थिंक ये जो हम देख रहे हैं करेंटली, ये शायद एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हम देखेंगे अगले मे बी साल, 2 साल, 3 साल, जब तक ये जो कंट्रीज हैं अपना न्यू पार्टनर्स के साथ अपने इकोनॉमिक टाई अप्स स्ट्रॉन्ग नहीं कर लेते हैं, उनका ट्रेडिंग फ्रक्टिफाई नहीं हो जाता है, सॉलिड नहीं हो जाता है। ये आई थिंक एक स्लो डाउन हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए था, एंड वही हो रहा है। तो आई थिंक वी शुड नॉट बी टेकिंग इट वेरी नेगेटिवली, बट एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस कि जब आप किसी से डीकपल करेंगे इकोनॉमिकली, थोड़े दिन आपको नुकसान सहना पड़ेगा,
once you have new partners, you will be doing better again. You have to find new markets then. Till then, let's move to the Philippines, which is the extreme east of the Southeast Asia region. uh, कंट्री ऑफ इंटरेस्ट है भारत के लिए बहुत जबरदस्त. एज आई सेड, इनकी एक मिलिट्री I'm forgetting the word. One military team is here to look at an evaluation team. My apologies. Evaluation team भारत में है इस टाइम पे. टू काफी सारी चीजें, तेजस के ऊपर बात चल रही है, एडिशनल ब्रह्मोस के ऊपर बात चल रही है, पिनाकास के ऊपर काफी कुछ. There's a lot which is under the work. Anti-drone systems, attack drones, and whole lot of things which are being spoken about. But you know what we see in Philippines is कि आपको that the जो हमने पिछली बारी एक पूरा एपिसोड किया था इसके ऊपर अबाउट द चाइनीज एग्रेशन विद द फिलीपींस. परसों एक न्यूज आई थी कि स्कार्बरो शो में फिर से इन्होंने वो लगा दिया, क्या नाम है, they've put that barricade again. well, So the standoff is kind of not dying down. It is, I won't say escalating. Escalating मतलब लोग सोचते हैं ना सीधा ऐसे to a war, but it's a very slow escalation. What do you think is happening in that region? And Philippines का क्या plan है? Because Chinese का plan is no great shakes to understand. Philippines का क्या plan दिखता है आपको? देखिए इसके भी अगेन थोड़े से एंगल समझाती हूँ. पहली बात तो चाइना का जो ये एंटायरली गोइंग ग्लोबल वाला प्लान है कि मतलब इट हैज टू एक्सटेंड इटसेल्फ आउटवर्ड्स बियॉन्ड साउथ चाइना सी, वो थ्रू मैरीटाइम डोमेन, ये तो उनका एक विजन है ही जिसपे वो फॉलो कर रही है. सेकेंड एंगल उसमें जो ऐड हुआ है वो उसमें मिनरल रिसोर्सेज का ऐड हुआ है, ऑयल एंड गैस रिजर्व्स, जो कि फिलीपींस के एरिया में बहुत ज़्यादा है. वहाँ के जो आइलैंड चेन्स हैं उनके कुछ री आइलैंड चेन है एंड ऑल दैट, उनके पास काफ़ी मात्रा में ऑयल एंड गैस की अवेलेबिलिटी है. सो दैट इज़ अनदर रीजन दैट चाइना वांट्स टू बी देयर बिकॉज इट इज़ अ एनर्जी इम्पोर्टर सिंस 1993. एनर्जी इज मेजर सोर्स फॉर एवरी अदर कंट्री. तो वो उनका प्रेजेंस दूसरा उस रीजन की वजह से है. स्कार्बरो शोल के पास भी ऐसे रिसोर्सेज माने गए हैं. तीसरा चेंज क्या आया है कि अब फिलीपींस को ये रियलाइज होने लगा है कि अगर वो अब अपने लिए स्टैंड अप नहीं करेगा, अपने लिए मतलब सिक्योरिटी नहीं देखेगा, तो इट विल बी टू लेट फॉर देम टू क्लेम फॉर दीज आइलैंड्स, यू नो. तो ये जो अवेयरनेस है फिलीपींस की, उसकी वजह से फिलीपींस पुश बैक कर रहा है. इनका ये एक कैंपेन चला है, ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्ट कैंपेन गवर्नमेंट ने चलाया है, जिसमें वो चाहते हैं कि जो इनके साथ हो रहा है फिलीपींस के साथ, ये पूरी दुनिया देखे. तो हमने देखा है रिसेंटली जर्नलिस्ट जा रहे हैं, वो अपनी वीडियोस बना के डाल रहे हैं, जो कोस्ट गार्ड वाले जा रहे हैं, जो फिशरमैन जा रहे हैं, वो सब अपने अपने वीडियोस बना के डाल रहे हैं एंड वो वीडियोस वायरल हो रही है इंटरनेट पे एंड ऑल दैट. तो इससे क्या हो रहा है, उस कॉज को बहुत अवेयरनेस मिल रही है. अभी तक ये था कि चाइना बोलता था नहीं फिलीपींस हम ये हमारी जगह है एंड फिलीपींस आके हमको मतलब रोक रही है. ये जो नैरेटिव है उसको करेक्ट करने के लिए, तो समझाने के लिए कि देखिए हम उनके अगेंस्ट एग्रेसिव नहीं हो रहे, हमारी तो छोटी सी बोट है, ये हमें बड़ी बोट से आके रोक रहे हैं, या ये हम पे वाटर कैनन चला रहे हैं, या ये हमको मतलब अटैक इन द सेंस थ्रैशिंग कर रहे हैं हमारे बोट्स वगैरह के ऊपर. तो ये जो ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट का चला है पिछले 1 साल से, इसने काफ़ी रिजल्ट दिखाना शुरू किया है. ग्लोबली बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है उसका, मतलब इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट देखा जाए फिलीपींस के लिए काफ़ी सपोर्ट आ रहा है, नॉट जस्ट यूएस और इंडिया बट बहुत सारी कंट्रीज ने सपोर्ट दिखाया है. ये इसका अनदर एंगल है. तीसरा, नाउ फिलीपींस ओनली नॉन नेटो अलाई है यूएस का इस एरिया में, ठीक है. यूएस के यहाँ पे कम से कम 4 बेसिस पहले थे फिलीपींस में, 5 का न्यू डील साइन हुआ है एंड वो पांचों के पांचों इन द नॉर्दर्न साइड है विच इज क्लोजर टू चाइना एंड साउथ चाइना सी. अब उसमें क्या हुआ है, उसके साथ ये जो प्रोटेक्शन नेटवर्क मिल गया है यूएस का फिलीपींस को, ये तो है ही है, बट एक प्रॉब्लम उसके साथ ये भी है कि फिलीपींस पूरा अपने आप को यूएस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करना चाहता, बिकॉज बियॉन्ड अ पॉइंट वो उसको भी पता है कि यूएस हमारी वॉर फाइट नहीं करेगा, हमें अपनी अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी. उसके लिए हमको अपना कोस्टल नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना है, हमें अपना क्या बोलते हैं मैरीटाइम डोमेन जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना है. उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए उसमें इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज हमने अपने डिफेंसेस के लिए जो ब्रह्मोस मिसाइल्स बनाई हैं, कोस्टल नेटवर्क के जो रेडार्स बनाए हैं, वो सब वो इन अ वे फिलीपींस के भी काम आ सकते हैं
इंडिया खुद प्रोड्यूस कर रही है, तो उसका प्राइसेस भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव है इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से। रशिया ब्रह्मोस में इंडिया की पार्टनर है प्रोडक्शन में, रशिया का भी सपोर्ट है इसमें। तो ये सब जो कॉम्बिनेशन हो गया इन फैक्टर्स का, उसका फिलीपींस को बहुत फ़ायदा हो रहा है, एंड उसकी वजह से फिलीपींस जो अभी 3 बैटरी हमारी ऑलरेडी गई हैं ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की कोस्टल सिक्योरिटी के लिए, वो पहुँच गई हैं, वहाँ पहुँचने वाली हैं। उसके अलावा फिलीपींस अब और भी देख रहा है कि अब हम और क्या खरीद सकते हैं इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया क्या ऑलरेडी लाइन ऑफ क्रेडिट लाइन जो है 1 मिलियन का शायद, नहीं, नहीं, 1 $100 बिलियन का, मिलियन एक ना? 100 मिलियन का, एक, हाँ, नॉट 1 बिलियन बट 100 मिलियन। हुँ, वो 100 मिलियन का जो अभी तक लाइन ऑफ क्रेडिट वो लेके बैठे हुए थे। इतने साल हो गए थे हमारा ये डील होने के बाद भी, बट दे वर नॉट बाइंग एनीथिंग वो चाइना के तो एक चाइना फैक्टर था उसमें कि अगर हम इंडिया से डिफेंस परचेजेस करेंगे तो चाइना क्या बोलेगी। आई थिंक वो फियर भी जाने लगा। आई थिंक वो लाइन ऑफ क्रेडिट भी यूटिलाइज होगी इवेंचुअली। तो आई थिंक इस वजह से फिलीपींस के साथ हमारा डिफेंस रिलेशंस काफ़ी बेटर हो रहे हैं, एंड उसी रिलेशंस में हमारा जो करंट जो टीम आई हुई है फिलीपीन टीम इंडिया में, उसी रिलेशंस में आई हुई है। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि फिलीपींस, आई मीन यू नेवर थॉट दैट फिलीपींस ऐसा एक कंट्री होगा जो स्ट्रेंथन अप करेगा अपने आप को इस जगह में। अब बिकॉज अगर आप आसियान को भी देखेंगे, यू आर लुकिंग एट आसियान एज अ, आई मीन ये ग्रुपिंग समहाउ डोंट रियली पुट आउट द रिजल्ट दैट यू वांट, एंड आसियान के अंदर भी काफी डिफरेंसेस हैं इसके। एंड टुडे यू सी एन इंटरेस्टिंग ट्राइलैटरल जो बाहर निकल रहा है, which wants to kind of do stuff. It's trilateral बोलिए, मिलीलैटरल, जो मर्जी बोलना बोल लीजिए आप उसको। I call it the power block of the ASEAN. हम्म, Philippines, Vietnam and Indonesia. ये 3 कंट्रीज मैं हमेशा से शुरू से बोल रहा था, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दे सराउंड द सो कॉल्ड 9 डैश लाइन, एंड ये 3 कंट्रीज में भारत के भी काफी सॉलिड डिफेंस रिलेशंस बन रहे हैं। बन रहे एंड हैं। दीज 3 कंट्रीज आर कमिंग अप एंड दे आर स्ट्रेंथनिंग देमसेल्व्स। फिलीपींस एंड वियतनाम का बायलैटरल ट्रीटी हुई है सिक्योरिटी डिफेंस के ऊपर। Philippines and Indonesia are working together, and now this trilateral kind of is emerging. How do you see this? इन टर्म्स ऑफ आसियान, ये जो आपने मुझे आर्ग्यूमेंट दिया अभी कि आसियान बहुत इफेक्टिव नहीं है, एंड No, इट्स it is effective in economics, but not politics. हाँ, एग्ज़ैक्टली। नाउ यू आई थिंक ये बेटर वे है देखने का। सो ये वो नहीं था, ग्लास हाफ फुल हाफ Yeah, एम्प्टी yeah, वाला yeah, हिसाब है। yeah. सो बहुत ऐसे स्कॉलर्स हैं, बहुत ऐसे प्रैक्टिशनर्स हैं जिनको लगता है आसियान एक टॉक शॉप है। कई कंट्री साथ में आ गई है बिकॉज़ वो सब छोटी-छोटी है, एक-दूसरे पे रिलाय करना पड़ता है तो साथ में आ गई है, पर उनका बनती भी नहीं है और वो बहुत ज़्यादा किसी मैटर के लिए उनका इम्पैक्ट भी नहीं है। बट एट द सेम टाइम उसको देखा जाए तो आसियान अकेली एक ऐसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पुरानी है एशिया में, पहली बात तो 1960s से, 1967 से, एंड जो कि अभी तक टिकी हुई है। सार्क आया, टूट गया। बिम्स्टेक की हम 2 डेकेड से बात कर रहे हैं, बिम्स्टेक अब जाके कुछ डेवलपमेंट आई है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना ऊपर-नीचे होता है। आसियान टिका हुआ है। इनफैक्ट आसियान ने नया मेंबर ऐड किया, 10 की जगह अब 11 हो गए तिमोर लेस्ते में जाके। सो हमें जो क्रेडिट किसी को देना चाहिए, वो देना चाहिए। तो आई थिंक आसियान एक बहुत इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ क्रीप, इनको कम से कम कंट्रीज़ को ये रियलाइज़ होता है कि हम अकेले शायद पावरफुल इनफ इतने नहीं हैं। कुछ भी बड़ा करने के लिए, ट्रेड हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कुछ भी हो गया, हमें एक-दूसरे का साथ में रहना है। उनमें भी डिफरेंसेस है, लैंग्वेज, कल्चरल, कुछ बहुत। रिलिजन वाइज़ हम्म, बहुत काफ़ी डिफरेंसेस है। बट वो जो एक इन्हेरेंट जो डिज़ायर है साथ में काम करने की, वो काफ़ी मतलब उसका सराहनीय है, एटलीस्ट इतना इतना आपको मानना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेशन कि इंडिया का जो रिलेशन है आसियान के साथ, इंडिया वन ऑफ द सपोर्टिव मेंबर थी जब आसियान बन रहा था एज अ नॉन कम्युनिस्ट ग्रुप। तब से इंडिया ने बोला था कि हाँ, आसियान का मतलब सबसे सपोर्ट किया है। बट ओवर द इयर्स इंडिया का जो कनेक्टिविटी था, फॉर वेरियस रीजंस, फॉर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं था, हमारे पास ट्रेड बास्केट ऐसी कोई नहीं थी कि जिससे हम ट्रेड कर पाए आपस में, क्योंकि हम लोग मोर और लेस सेम ही चीजें ग्रो करते हैं, सेम ही चीजें बनाते हैं, तो क्या ट्रेड करेंगे। सो ये सब बहुत बेसिक ब्रीदिंग इश्यूज थे। एंड ऑल्सो जो हमारे ट्रेड बैरियर्स हैं, बिकॉज हम सारी स्मॉल इकोनॉमीज हैं, हमारे ट्रेड बैरियर्स काफ़ी हाई है कि मतलब अगर हम
अनाज ज़्यादा खरीद लेंगे बाजू वाली कंट्री से, दालें ज़्यादा खरीद लेंगे तो हमारे ये फार्मर्स क्या करेंगे? या अगर हम मशीनरी ज़्यादा खरीद लेंगे तो हमारे मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स क्या करेंगे? तो सेम ट्रेड बास्केट होने का ये एक नुकसान है। तो हम अभी भी उसी चीज़ से जूझ रहे हैं। बट अब ये हुआ है कि पिछले कुछ सालों में जब न्यू गवर्नमेंट आई है, उसमें ये रियलाइज़ हुआ है कनेक्टिविटी के बिना कोई सॉल्यूशन है नहीं। जब तक लोग एक-दूसरे से फिज़िकली कनेक्ट नहीं होंगे, डिजिटली कनेक्ट नहीं होंगे, पीपल टू पीपल एक्सचेंज नहीं होगा, हम लोग ट्रेड बढ़ा ही नहीं सकते हैं। हम एक-दूसरे के इनफैक्ट हमारी इन डायरेक्ट फ्लाइट्स भी कई कंट्रीज़ में आज अब जाके शुरू हुई है, वो भी डेली भी नहीं है, कई फ्लाइट्स तो इवन वीकली है, जैसे कई कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जिनमें हमारी डेली फ्लाइट्स भी नहीं है कनेक्टेड। तो ये तो हमारे लेवल ऑफ कनेक्टिविटी है। जबकि वो कंट्रीज़ अगर देखा जाए तो शायद घंटे 2 घंटे की डिस्टेंस पे है Hmm. हमारे से। ये सब जो इश्यूज़ हैं, ये बहुत रियल लाइफ़ इश्यूज़ है, मतलब डिफेंस तो बहुत बहुत आगे की बात चली जाती है। तो आई थिंक पहले हमें जो बेसिक इश्यूज़ हैं, वो सॉर्ट आउट करने हैं। डिफेंस का रिलेशन क्यों हमारा बढ़ रहा है? बिकॉज़ अगेन गोइंग बैक टू अगेन यूक्रेन एंड अभी पैलेस्टीन इज़राइल इश्यू एंड ताइवान इश्यूज़ में जो अवेयरनेस क्रिएट हुई है कि अपनी सिक्योरिटी आपको अपने हाथ में लेनी है ना, आपको अपना तो डिफेंस की तरफ जो एकदम से बहुत ज़्यादा फोकस आ गया है सारी कंट्रीज़ का। बट अगेन इकोनॉमिक्स उनकी अलाउ नहीं करती कि बहुत महँगे इक्विपमेंट्स खरीदे या बहुत अपना उस हिसाब से इंडिया वहाँ पे पिक्चर में फिट होता है बिकॉज़ इंडिया अपने लिए आत्मनिर्भर भारत की उसमें जो प्रोग्राम है उसमें अपने लिए भी वेपन्स सिस्टम बना रहा है, डिफेंस सिस्टम बना रहा है। तो अगर अपने लिए बना रहे हैं तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल कहती है कि अगर हम ज़्यादा बनाएँगे तो प्राइसेज़ अच्छी होंगी, हम अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हम हमारे डिफेंस पार्टनर्स को भी बेच सकते हैं, जिनको इसकी Hmm. रिक्वायरमेंट है। एंड दैट बिकेम अ सॉलिड बेसलाइन फॉर द डिफेंस दे मतलब these countries needed the defense equipments at a very competitive price. India is producing it, and India, if produces at a large scale, can sell it at a better price than most of European countries and Americans and other countries that can do. So ये जो give and take वाला है ना, अभी वो चल रहा है with the realization. I mean, acha, it's a good development as long as we can kind of, you know, uh, keep it up. That's the most Yes, important thing yes, because yes. We we have to do keep have it an up. issue in that aspect. Uh, Absolutely. कमिंग टुवर्ड्स द एंड मेरे को आपसे पूछना था चाइना का जो एक रवैया है ताइवान के ऊपर एंड काफी लोग इसके ऊपर आज कमेंट्स करते हैं कि बिकॉज नाउ चाइना इज इन अ सर्टेन डिक्लाइन चाइना को ये पता है अभी ही मौका है कुछ करने का अदरवाइज द अपॉर्चुनिटी विल डाई हाउ हाउ फार डू यू थिंक लोग तो टाइमलाइन लगा रहे हैं 26 27 के बीच में कुछ ना कुछ होगा कई लोग तो दिस ईयर एंड ओनली बोल रहे हैं हाउ डू यू सी दैट बिकॉज यूएसए ने एक जो प्रोवोकेशन करी है आई मीन आई साउंड लाइक अ चाइनीज व्हेन आई से दैट बट यूएस के जो ट्रूप्स सडनली जाके बैठे हैं किनमिन एंड मात्सुई में दैट टू मी इज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग थिंग कि भाई इन्होंने बेसिकली वो ट्रूप्स को बेट बना के वहां रखा है कि तुम कुछ करो इनको कुछ हो और तुमको खाएंगे उसके बाद हम how do you see that and that's a direct threat to the Chinese plan actually. I see your point and I quite much agree to it. I have nothing much to disagree कि जो शी जिनपिंग का थर्ड टर्म है उसमें वो बहुत रेटोरिक के साथ आए थे कि ताइवान यूनिफिकेशन करना है तो नाउ ही हैज टू डिलीवर ऑन दैट रेटोरिक आल्सो बिफोर द टाइमलाइन एक्सपायर्स सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिज ओन डोमेस्टिक प्रेस्टिज कि ताइवान reunification होना चाहिए एंड ऑल्सो इट वाज कॉम्प्लिकेटेड मेड कॉम्प्लिकेटेड बाय ताइवानीज इलेक्शन दैट अभी जो रिसेंटली हुए थे उसमें अगेन एंटी चाइना पार्टी जो है वो पावर में आ गई है जो लीडर है वो थोड़ा क्या अच्छे खासे प्रो यूएस लीडर है एंड तो चाइना तो अब ये अपॉर्चुन टाइम फ्रेम ऐसा बन गया है कि डू एंड डाई वाला सिचुएशन शी जिनपिंग के लिए कि अपना वर्ड पे डिलीवर करना है नहीं तो आपको जो जब का थर्ड टर्म मिला था जिस रिटोरिक के ऊपर वही फेल हो जाएगा तो इट इज़ वेरी सीरियस टाइम फ्रेम 24 25 26 की ये रीयूनिफिकेशन का बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं दैट चाइना वुड ट्राई
यूएस भी ये जानता है, यूएस भी ये समझता है, एंड आई थिंक उसी कैलकुलेशन के हिसाब से जैसे आपने मेंशन किया कि ज़्यादा ट्रूप्स आके मतलब उन नेबरिंग एरियाज़ में आके बैठे हुए हैं, सो दैट कोई भी एक प्रोवोकेशन होता है, दे आर फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड। एंड अगर रिस्पॉन्ड करते हैं, देयर आर मोर चांसेस दैट देयर माइट बी अ शॉर्ट टर्म एस्केलेशन, इफ नॉट लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं होगा, बट जो भी होगा बहुत क्विक एफिशिएंट होगा। आई थिंक both China and US, they are very much prepared for a very quick short term exchange of fire or short term, I don't know if हम उसको war भी कह सकते हैं कि नहीं, बट चांसेस आर वेरी रियल कि कुछ महीनों में या अगले साल तक हम कुछ बड़ा देखें। उससे ज़्यादा अगर मैं लंबा मेरा हमारा पहले भी ये डिस्कशन हुआ है कि हम लंबा क्यों नहीं देख सकते कि कोई लंबी वॉर होगी, जैसे यूक्रेन खींचती जा रही है एंड इज़राइल पैलेस्टीन खींचती जा रही है। आई थिंक हमारी साउथ चाइना सी वाली शायद उतना लंबा नहीं चलेगा, बिकॉज़ उसके इकोनॉमिक कॉस्ट इतने ज़्यादा बहुत है, ज़्यादा। इतने ज़्यादा हुँ। कि कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं शायद मतलब यूक्रेन से शायद लोगों को इतना नुकसान नहीं पहुँच रहा है यूरोपियंस को छोड़ के। आई एम सॉरी टू से, बट मे बी ग्लोबल साउथ में इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। पैलेस्टीन वॉर का फिर भी एक ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट आ रहा है। बहुत ज़्यादा ट्रेड रिलेशंस नहीं है पैलेस्टीन के किसी के साथ, तो इसलिए थोड़ा कम वो है। बट जैसे ही हम फोकस चेंज करते हैं साउथ चाइना सी की तरफ, इतना ज़्यादा ट्रेड है कि मुझे नहीं लगता है कि मतलब चाइना विल गो विदाउट एनी ह्यूज रिटेलिएशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए, इंडिविजुअल कंट्रीज होगी, इतना ज़्यादा प्रेशर आएगा कि चाइना यूएस बहुत लंबी वॉर वहाँ सस्टेन नहीं कर सकते। तो आई थिंक उस एंगल को समझते हुए एक बहुत क्विक एफिशिएंट झड़प सी देख सकते हैं हम लोग आने वाले टाइम में। दैट्स वेरी दिस थिंग। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे लूँगा बिकॉज़ एक नया ट्राइलैटरल वहाँ पर और अरेंजमेंट आ रहा है जिसके अंदर भारत का रोल है। Of course, which is the Australia, France, and Bharat trilateral, which is coming up, and that's very interesting. Australia, France, and this thing, ये वो दो ही countries हैं जिन्होंने ऑकस में इतना झगड़ा हुआ था इनका जब ऑकस बना था, so that whole thing happened, and we've been able to get them together. एक और इंटरेस्टिंग है, आपको पता ही होगा, एक्साइज मिलन जो हो रही है जिसके अंदर रशिया, चाइना, यूएसए I'm सारे going there साथ। tomorrow. अच्छा, आप I'll जा be रहे हो? there at Milan. Yes, I'll be Please there send photographs from tomorrow. there. Fantastic. We'll do that. That will be very good. I covered this yesterday. This is an interesting game that you're playing. How do you put your thoughts to that? Hmm. See, I think it will just sound very straightforward to say, but जो पॉलिटिक्स में जो रिलेशंस होते हैं ना, वो हम इमोशनल नहीं होते हैं, बहुत नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं, बहुत ट्रांजैक्शनल होते हैं। तो ऑकस में फ्रांस ऑस्ट्रेलिया का झगड़ा हुआ होगा, बट देयर इज नो इमोशनल थिंग अबाउट इट। वो थोड़ा सा हुआ एंड खत्म हो गया। लार्जर पॉइंट इज दे अंडरस्टैंड, बोथ ऑफ देम have to be there in an Indian Ocean. They understand the importance of rising Indian Ocean and Indo-Pacific. France has its territories in Indian Ocean, which it wants to still cover. आपको जान के मतलब कई लोगों को तो पता होगा, बट कई लोगों मुझे खुद को बहुत हैरानी हुई थी जब मैं रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया गई थी। वहाँ मेजॉरिटी ऑफ पीपल और काफ़ी ज़्यादा दूसरे कई छोटी-छोटी कंट्री से, सेशेल्स, मॉरिशस एंड छोटे साइतो में एंड ऑल दीज़ कंट्री से लोग आए थे। फ्रांस आज भी उनकी मेजर फर्स्ट लैंग्वेज है। मतलब हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं इस बारे में कि फ्रांस बोली जाती है बहुत, बट जब आप देखते हो एक ग्रुप में, एक कमरे में मतलब 10, 15, 20 कंट्रीज़ के, छोटी-बड़ी कंट्रीज़ के लोग आए हुए हैं और उसमें से 90% लोग फ्रेंच फर्स्ट लैंग्वेज बोलते हैं, उसका इम्पैक्ट अलग समझ में आता है। आपको समझ में आता है फ्रांस भले ही बहुत दूर है, बहुत छोटा है, बट उसका जो कल्चरल इम्पैक्ट है आज भी इंडियन ओशन में बहुत ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलियन्स भी, जो कहते हैं ना कि ऑस्ट्रेलियंस चाइनीज़ बहुत बोलते हैं, उनको चाइनीज़ स्पीकिंग उनकी सेकंड लैंग्वेज है। फ्रेंच भी उनकी उतनी ही इम्पोर्टेंट सेकंड लैंग्वेज है। बहुत ऑस्ट्रेलियंस फ्रेंच बोलते हैं। तो ये जो लैंग्वेज कल्चर का इम्पैक्ट है ना, वो बहुत सटल है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जो कनेक्शन बनता है कंट्री के साथ, वो बहुत अलग होता है। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का जो इंटरेस्ट है इंडियन ओशन में बहुत ज़्यादा है, एंड उनको समझ में आ गया है कि वो
थोड़ा-सा उनको दोनों को ही यूएस से डाइवर्सिफ़ाई करना है। एंड अपना जो इंटरेस्ट है इंडियन ओशन में, अपने जो क्लेम्स हैं, जो ट्रेड पार्ट है, उन सबको प्रिज़र्व करना है। इस रिलेशन में उनको इंडिया से अच्छा कोई और पार्टनर नहीं मिल सकता, बिकॉज़ दोनों की ही इंडिया के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, बोथ फ्रांस के भी, ऑस्ट्रेलिया के भी। आई थिंक उस जो कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट है इंडियन ओशन की तरफ, इंडियन मैरीटाइम जो अप्रोच है उनका, सोचने का तरीका है, वो बहुत अलग है। वो इंडियन सो अगर मैं उसको एक मेंटल मैप की तरह देखूँ, तो जो इंडो पैसिफिक है, वो लार्जर कॉनोटेशन है, जिसमें वो चाइना और यूएस दोनों आते हैं, और उनकी राइवलरी की वजह से इश्यूज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। तो हमारे बेसिक इश्यूज़ की जगह हम सिर्फ स्ट्रैटेजिक बहुत मिलिट्री एंगल से बात करते हैं। बट जैसे ही अपना फोकस हम इंडियन ओशन कर लेते हैं, उसमें इश्यूज़ जो होते हैं बहुत ह्यूमैनिटेरियन काइंड के इश्यूज़ हैं, बहुत बेसिक इश्यूज़, इकोनॉमिक्स हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, एनर्जी हो गया, फूड सिक्योरिटी हो गया, डिज़ास्टर्स हो गए। सो ये जो इश्यूज़ है, बहुत जो ह्यूमन इश्यूज़ है, वैसे इश्यूज़ हैं, एंड उसमें दोनों ही यूएस एंड चाइना नहीं आते। तो इसमें इस एंगल में कोलैबोरेशन ज़्यादा ईज़ी हो जाता है, एंड आई थिंक वो जो एंगल है इन कंट्रीज़ ने समझा है कि अगर हम सिर्फ़ इंडियन ओशन फ़ोकस करते हैं, जिसमें हमारे इंटरेस्ट है इंडिया का, फ्रांस का, ऑस्ट्रेलिया का, हम लोग साथ में मिलके ज़्यादा कोलैबोरेटिव एफर्ट्स कर सकते हैं, एंड वी कैन कीप अवे दोज़ इश्यूज़ जहाँ पे हमको क्लैशेस होने के चांसेस। आई थिंक फ्रॉम दैट एंगल दिस एंटायर मैरीटाइम, I would call it a very maritime identity based approach to Indian Ocean. उसमें these three countries, ये जो 3 countries हैं, उनका trilateral approach बहुत ज़्यादा कारगर हो सकता है। एब्सोल्युटली। आई थिंक दैट्स अ वेरी वेल पुट पॉइंट, क्योंकि कहीं ना कहीं समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक एक बैलेंस भी क्रिएट करना पड़ेगा, एंड आपकी जो एक प्रेजेंस है इस रीजन के अंदर, दैट क्रिएट्स दैट बैलेंस फॉर द एंटायर गेम टू काइंड ऑफ fructify, if I may. Thanks so much, Pooja ji. आपने time निकाला. I know you're running busy, and as you just said, you're also traveling tomorrow. So thank you so much. I'll expect some photographs to come. अच्छी अच्छी warships की प्यारी प्यारी photograph लेके भेजना, because it'll be interesting to see. I know both the aircraft carriers are there. The Russian warship is landed there. The Iranian warship has come, and the American warship, I think, is arriving today in the हुँ। afternoon or the evening. And of course, there are huge many more countries that have sent small and big ships. So this is going to be an interesting show of events. Do keep us updated. Thank you so much for joining in. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much.